हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट आईक्यू क्लास में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक विस्तार थे इनके बारे में डिटेल से चर्चा किया है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। आपको मेरा कोई भी वीडियो लेना हो तो आप उस टॉपिक का नाम डालिएगा, जैसे हिस्ट्री डालिएगा और बगल में लिख दीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू, बगल में लिखिएगा स्टूडेंट आईक्यू। आपको मेरा चैनल पूरा खुल के सामने आ जाएगा। ये हेल्पफुल वीडियो में बना रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, है ना, वो अपना ऑब्जेक्टिव देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको मैंने अच्छा तरीका से मतलब कि डिटेल में वर्णन नहीं किया वैसे, जैसे कि बहुत महान महान टीचर बनाते हैं, फिर भी जितना मेरे पास नॉलेज था आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यूनानी आक्रमण के बारे में पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं 5 मिनट के लिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ईरान में पुरुष अथवा साइकस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखना है, हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस बात को याद रखना, बस पॉइंट जो बता रहा हूं वही याद रखते जाइएगा। पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख, ये दो अभिलेख याद रखना। पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम इतना के शासक है, इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में ये सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिअस्तून अभिलेख में हुआ है। उसके बाद हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, के विवरण से ज्ञात है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। कितना प्रांत था? तो 20वां साम्राज्य। दारा के इस प्रांत में 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस, है ना, अंतरजबस का राजवैद्य था। तो याद रखिए टेसियस अतः जैरकस का राजवैद्य था। तो टेसियस एक राजवैद्य था, ये भी आपको याद रखना, टेसियस एक राजवैद्य था। पारसिक संपर्क से परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिम, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत के पश्चिम प्रदेशों में खरोष्टी नामक लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। ये खरोष्टी लिपि किससे उत्पन्न हुई थी? तो अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। तो याद रखना, खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि से ये उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। तो फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। जो ईरानी सिक्के थे इनको बोला था सिगलोई, ये पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्नंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। तो महापद्नंद के जो उत्तराधिकारी थे, है ना, नंद वंश का संस्थापक था, इसमें 8 उत्तराधिकारी के बारे में मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। तो बस ये टॉपिक मेन हो गया कि जो घनानंद था वो किसका समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जोनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, कि वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। ये इनका नाम है जोनोफोन उन्हें बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताता है। किनको? घनानंद को। और भद्रसाल उसका सेनापति था, घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। सिकंदर मिसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अब सिकंदर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो सिकंदर था वह मिसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। तो इसके पिता का नाम था फिलिप। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, याद रखिएगा। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व में वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। तो देखिए, एक हखामनी को एकदम खत्म करके 326 ईस्वी पूर्व में वसंत के अंत में विशाल सेना के साथ सिकंदर आपका चलता है कहां पे? तो आपका चलता है यह भारत के विजय के लिए। लेकिन भारत अभी आता है यहाँ पे चाणक्य का शासन था। तो आप जानते हैं कि चाणक्य ने अफवाह फैला दी थी। उसके बाद लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व में सितंबर माह के सिकंदर ने पाटन के यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्वान थी।
फिर भी वो उसको रोक नहीं पाई। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एवं सीमांत गणराज्य था। तो ये अशोक और सीमांत गणराज्य था उसके आपके आक्रमण के समय, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। अरे गजब, स्त्रियों ने जो है ना शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इन नगर का समस्त स्त्रियों के मौत के घाट उतार दिया था। इन सभी स्त्रियों को, जितने ये थी लोग, इनको मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व यानी पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के, यानी एक राजा पोरस था, इसका संबंध मिलता है आपका। राजा पोरस का जो युद्ध होता है वह सिकंदर के साथ होता है, झेलम नदी के तट पे होता है। झेलम और चेनाब नदी के तट पे होता है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ न इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरें निकैया तथा बकऊ केफला की स्थापना की। उनके घोड़ा का नाम था बकऊ केफला, उनके घोड़ा का नाम था, और निकैया 2 जगह बसाया उसने। ब्यास नदी सिकंदर ने उत्कर्ष की चरम बिंदु सिद्ध हुई। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी और लौटने की ये लोग अपना राय बना लिए। 323 ईस्वी पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिम उत्तर भारत में अनेक यूनानी निकैया, उपऊ केफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुरण पर भारत में उक्त शैली के सिक्के ढाले गए। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने शासन किया था? तो उसके पहले नंद वंश ने शासन किया था। इसका संस्थापक था महापद्नंद और अंतिम शासक था घानानंद, जो सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का सिकंदर के समकालीन था? वह था घानानंद आपके सिकंदर के समकालीन था। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। लगभग दो वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया नहीं, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नहीं, ये भी पराजित नहीं हुआ था। आपका सी ए सही है परंतु आर गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो आप जानते हैं कि ये मशक ये वंश मशक मतलब गणराज्य की जो स्त्रियां थी उन्होंने शस्त्र त्याग किया था। फिर भी सिकंदर ने उनको भी क्या किया तो मरवा दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एवं सीमांत गणराज्य था। जब वहां पुरुष मारे जाते हैं तो वहां की स्त्रियों ने क्या किया तो शस्त्र जो है उठा लिए। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। एक था, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, सही बात है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक था। अच्छा प्रशासक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बी सही है, 1 2 3 तथा सही है। ये अच्छा प्रशासक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह था कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी, फौज बेहतर थी और विद्रोही शासन मिला था। अच्छा प्रशासक तो नहीं था, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर से झेलम के तट पर लिखित राजा पोरस उनके सिकंदर के साथ झेलम और चेनाब नदी के बीच में लड़ाई लड़ता है और सिकंदर उसके वीरता से इतना प्रभावित होता है कि उसको अपना दोस्त बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था? तो आपका नेरियाकस तो अइबे किया था, आनेसिक्रिटियस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, डाइमेकस नहीं था। डाइमेकस ये दूसरी जगह का कोई राजदूत था। डाइमेकस के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजकुमार एंटोकेस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। तो डाइमेकस ये एंटियोकस के ये जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, ये डाइमेकस नामक के राजदूत को बिंदुसार के राज्य में भेजे थे, न कि यह सिकंदर के साथ भारत आया।